हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेनेसिंग क्राइम्स। तो आज मैं आपको जिस बंदे के बारे में बताने वाला हूँ ये साउथ कोरिया से बिलोंग करता है और साउथ कोरिया के वन ऑफ द डेंजरस एंड इनफेमस सीरियल किलर्स में से एक है, जिसको साउथ कोरिया के लोग द रेनकोट किलर के नाम से भी जानते हैं। ये है यू यंग चुल और ये बन चुका था साउथ कोरिया का वन ऑफ द इनफेमस सीरियल किलर बिटवीन 2003 एंड 2004। तो चलिए आज जानते हैं द रेनकोट किलर की कहानी। यू यंग चुल पैदा हुआ था 1970 को साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर गोचैंग में। यू की पैदाइश एक गरीब फैमिली में हुई थी, जिस वजह से इसका बचपन जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में गुजरा। यू के स्कूल में इसका मजाक उड़ाया जाता था बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, जिस वजह से यू के दिमाग में बचपन से ही अमीरों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया था। यू के फादर एक अल्कोहलिक थे और अपने बीवी के साथ दिन रात लड़ाई करते थे, जिस वजह से यू जब सिर्फ 7 साल का हुआ था इनके पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो गया और यू की कस्टडी इसके मदर को मिल गई। यू का एक छोटा भाई भी था जो कि डिसेबल था बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। दोनों बच्चों की कस्टडी यू के मदर को मिल गई, लेकिन यू की मदर जो कि एक हाउसवाइफ थी डिवोर्स से पहले, अब उन दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रही थी, जिस वजह से यू के मदर ने दोनों बच्चों को उनके ग्रैंड माँ के पास छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आई। इसके बाद बच्चों की कस्टडी यू के फादर को मिल गई और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू के फादर ने उठा ली। यू के फादर ने दोनों बच्चों को उनकी स्टेप मदर के साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी स्टेप मदर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी बच्चों की तरफ, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी वहाँ भी बहुत अच्छी नहीं गुजर रही थी। लेकिन 1985 में यू के फादर की डेथ हो गई इन ए रोड एक्सीडेंट, जो कि एक बहुत ही बड़ा सदमा था यू के लिए और यू की फैमिली के लिए। इसके बाद यू के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी लाइफ को इस गरीबी के दलदल से निकाल सकता था और अपने आप को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकता था। यू ने इसी इरादे के साथ आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन लिया, क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था आर्ट्स का और वो उसमें कुछ कर सकता था। लेकिन यू के बुरे दिन अभी ख़त्म ही क्या हुए थे, एज द स्कूल रिजेक्टेड हिम। इसके बाद यू को 1988 में एक टेक्निकल स्कूल में उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए एडमिशन मिल गई, लेकिन यू अब तक एक आसान रास्ता ढूंढ चुका था जल्दी से पैसे कमाने की, और यहीं से शुरू होती है यू के क्राइम्स की जर्नी। टेक्निकल स्कूल में एडमिशन मिलने के बावजूद भी यू ने अब हार्डवर्क करने का इरादा छोड़ दिया था और जो उसको आसान तरीका लगा था जल्दी पैसे कमाने का, वो था चोरियां करना। यू इस काम में नया नहीं था, उसने पहले भी बहुत सारी चोरियां करने की कोशिश की थी और पहली बार पकड़ा गया था अपने ही नेबर के घर से चोरी करते हुए जब वो सिर्फ 18 साल का था और अपने हाई स्कूल्स में था। लेकिन यू को ये रास्ता अब आसान लगा था, इस वजह से उसने इसी रास्ते को दोबारा से अपनाने की कोशिश की और यू ने दोबारा से चोरियां करना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत सारी चोरियां की, कभी कैश, कभी महंगे आइटम्स, कभी कार्स, और इसी दौरान यू की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई जो कि यू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यही एक रीज़न था कि यू की गर्लफ्रेंड यू को इन कामों से दूर रखने की कोशिश करती थी। लेकिन यू अब इन कामों से बाज नहीं आने वाला था, या फिर यू कहे कि यू को अब इन चीज़ों की लत लग चुकी थी। यू ने अब चोरियों के साथ साथ दूसरे क्राइम्स करने भी स्टार्ट कर दिए थे, और इन दूसरे क्राइम्स में से एक था इल्लीगल वीडियो सेल करना। यू ने अब इल्लीगल वीडियो सेल करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इसमें भी वो बहुत जल्दी पकड़ा गया और इस काम के लिए यू को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। अपनी सज़ा काटने के बाद यू जब वापस आया तो उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर से चोरी करने की कोशिश की, जिसमें वो दोबारा पकड़ा गया और 10 महीने के लिए दोबारा जेल चला गया। दूसरी बार जेल काट के वापस आने पर यू ने एक सरप्राइजिंग और सडन डिसीजन लिया, वो था अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का। लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि इतना कुछ जानते हुए भी यू की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए हाँ कर दी, एंड इन 1991 यू ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। इसके बाद यू ने अपने क्राइम्स थोड़े बहुत कम कर दिए थे और 1994 में यू को एक बेटा भी पैदा हो गया। लेकिन अफसोस कि उसी साल यू के छोटे भाई ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, जिस वजह से यू को एक बड़ा सदमा पहुंचा और यू फिर से अपने ट्रैक से हट गया और उसने दोबारा वही क्राइम्स करने स्टार्ट कर दिए जो उसने छोड़ दिया था। यू दोबारा क्राइम्स करने लगा और उसकी वाइफ उसके बेटे को अकेले पाल रही थी एज अ सिंगल मदर। लेकिन यू के वाइफ ने यू को डिवोर्स नहीं दिया था अभी तक, बट इन साल 2000 यू ने एक 15 साल की लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, जिसके लिए यू को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसी रीज़न की वजह से फाइनली यू की वाइफ ने यू को डिवोर्स देने का फैसला किया, एंड यू की वाइफ ने यू को तब डिवोर्स दिया जब यू अपने इस क्राइम के लिए जेल में सज़ा काट रहा था, एंड बच्चे की कस्टडी भी यू की वाइफ को मिल गई, जिस वजह से जेल में बैठे यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया
और अपनी वाइफ से रिवेंज लेने के लिए वो जेल में बैठे बैठे प्लान बनाने लगा। यू का प्लान था कि जेल से रिहा होने के फ़ौरन बाद वो अपनी वाइफ का मर्डर करेगा और साथ में अपने बेटे का भी मर्डर करेगा, जिस वजह से उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा। और यही चीज़ यू के थिंकिंग को दर्शाती है। जब साल 2003 में यू अपनी सज़ा कंप्लीट करने के बाद जेल से बाहर आया तो उसने अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचा, जो कि वो पिछले 3 साल से जेल में बैठे बैठे बना रहा था। डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी यू की वाइफ को मिल चुकी थी, लेकिन यू को ये परमिशन थी कि वो हफ्ते में एक बार अपने बेटे से मिलने जा सकता था और यू ने इसी मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा था। यू का प्लान था कि वो जब अपने बेटे से मिलने जाएगा उसी वक्त वो अपना रिवेंज लेगा। लेकिन जब यू अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए अपने वाइफ के घर में पहुंचा तो उसने अपने बेटे को खेलते हुए देखा और उसको अपना बेटा काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल लगा, तो उसने अपने बेटे को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया और अपनी वाइफ को मारने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। लेकिन जब यू ने अपनी वाइफ को देखा तो वो किचन में बैठ के बियर पी रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जिस वजह से यू को अपनी वाइफ के हालातों पे रहम आया और उसने अपने रिवेंज का जो प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया। ये सब सुनने के बाद लगता है कि यू काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन था, लेकिन इसके बाद जो उसने क्राइम्स किए वो दिल दहला देने वाले क्राइम्स थे। रिमेंबर कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यू को अमीर लोगों से बचपन से ही नफरत थी, और जब यू जेल में था तो यू की मुलाकात एक क्रिमिनल से हुई थी जिसका नाम था जॉन डो यंग। योंग एक मर्डरर था जिसने 1999 से लेकर साल 2000 तक 9 लोगों की जान ली थी, और वो 9 के 9 बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे, जिससे यू काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था और यू उस क्रिमिनल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हो चुका था। तो यू ने अब अपनी फैमिली को मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब उसके दिमाग में जो क्राइम करने का इरादा था वो था अमीर लोगों को मारना। यू को बचपन से ही अमीर लोगों से नफरत थी और यंग ने उसको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था अमीर लोगों को मारने के लिए, जिस वजह से अब यू ने ठान लिया था कि वो अमीरों से अपना रिवेंज लेगा, जो भी उसने अपनी लाइफ में झेला है उसके लिए। अब यू ने अमीरों से अपना बदला लेने के लिए जो सबसे पहला काम किया वो था वेपन चूज़ करना। यू ने अपना मर्डर वेपन चूज़ किया एक हथौड़ा, जिसका लॉन्ग हैंडल निकाल के यू ने एक शॉर्ट हैंडल डाल दिया था अपने कंफर्ट के हिसाब से, एक चाकू और एक हैंड ग्लव्स, ताकि उसकी उंगलियों के निशान कहीं रह ना जाए। इसके बाद यू को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो था प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए जो यू ने किया वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है और बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है। यू ने मर्डर के प्रैक्टिस के लिए स्ट्रीट डॉग्स का इस्तेमाल किया। यू ने अब गली के कुत्तों को मारना स्टार्ट किया ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए मर्डर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। यू जब इन सारे काम से सेटिस्फाई हो गया तो उसने अपना पहला विक्टिम तलाश किया, क्योंकि यू अमीर लोगों से नफरत करता था और वो अमीर लोगों से ही अपना रिवेंज लेना चाहता था। इसलिए यू ने साउथ कोरिया के उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग ही रहा करते हैं, और यू ने जिस इलाके में अपना सबसे पहला विक्टिम ढूंढा वो इलाका था सिनसदुन, जहाँ पे ज़्यादातर साउथ कोरिया के अमीर लोग ही रहा करते थे। और यू का सबसे पहला टारगेट था एक 73 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर ली डियोक्सुल। यू ने प्रोफेसर ली के घर पे तकरीबन सुबह के 10 बजे सडनली हमला किया और प्रोफेसर के सर पे अपने हैमर से लगातार वार करने लगा, जिस वजह से प्रोफेसर खून से लबरेज हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद यू ने दरवाजे की तरफ नज़र दी और वहाँ पर प्रोफेसर ली की वाइफ कपकपाते हुए खड़ी थी, जिनका नाम था योंग ओक। अब यू प्रोफेसर की वाइफ का पीछा करने लगा और प्रोफेसर की वाइफ बेडरूम की तरफ भागने लगी। प्रोफेसर की वाइफ ने बेडरूम में जाके अपना तिजोरी खोला और सारे पैसे बाहर निकाले, और उसके बाद प्रोफेसर की वाइफ ने यू को कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए तुम ले जाओ, बस हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। इसके बाद जो यू ने जवाब दिया वो यू के मेंटल हेल्थ को एक्सपोज करती थी। यू ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया हूँ? और इसके बाद यू ने प्रोफेसर ली और उसकी वाइफ दोनों का मर्डर कर दिया और उस घर से बिना कुछ लिए चला गया। जब इन सब के बाद पुलिस प्रोफेसर ली के घर में पहुंची तो उनको वहाँ पे प्रोफेसर ली और उनकी वाइफ की लाश मिली, लेकिन उस घर से कुछ भी गायब नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी पुलिस वालों के लिए। वहाँ पे क्रिमिनल के रिलेटेड कुछ भी सबूत मिला तो वो सिर्फ था जूतों के निशान। यू ने अपना ये पहला क्राइम अंजाम दिया था सितंबर 24, 2003 को।
लेकिन इसके बाद भी यू ज़्यादा दिन तक खामोश नहीं रहा। उसने अपना दूसरा विक्टिम तलाश किया, ऐसे ही एक अमीर इलाके में, जिस इलाके का नाम था गुजीडोंग। अक्टूबर 9, 2003 जब यू ने गुजीडोंग के इलाके में अचानक एक घर में हमला किया और अपना सबसे पहला विक्टिम बनाया एक 85 ईयर्स ओल्ड लेडी को, जिनका नाम था मो कंग। लेकिन उस औरत का मर्डर करते हुए होम ओनर की वाइफ ने देख लिया था और यू अब होम ओनर की वाइफ के पीछे बढ़ गया। फिर यू होम ओनर की वाइफ को पकड़ता है और उसको घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पे वो उस औरत से अजीबोगरीब डिमांड करता है। यू कहता है कि मेरे आगे सजदा करो, और जब होम ओनर की वाइफ इस बात से इनकार कर देती है तो वो उसको पीटने लगता है। मार खाते खाते वो औरत कहती है कि मेरे घर में मेरा पति और मेरा बेटा मौजूद है, अगर तुम यहाँ से ज़िंदा बचना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बाद यू पहले उस औरत का मर्डर करता है और उसके बाद जाता है अपना तीसरा विक्टिम ढूंढने। यू को उसका बेटा दिख जाता है और वो उसका भी मर्डर कर देता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पॉइंट ये था कि उसका बेटा डिसेबल था। इसके बाद उन तीनों का मर्डर करके यू उस घर से निकल जाता है। विक्टिम्स 4 हो सकते थे, लेकिन उस औरत का पति उस दिन घर में मौजूद नहीं था। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि होम ओनर की वाइफ को सच में लगा था कि उसका पति घर में मौजूद है, या फिर ये बात उसने सिर्फ यू को डराने के लिए कही थी। इसके बाद जब पुलिस इस दूसरे क्राइम सीन में पहुंचती है तो ये क्राइम सीन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है उनको पहले वाले क्राइम सीन से, और यहाँ पर भी वही जूतों के निशान मिलते हैं जो कि पहले क्राइम सीन से मिले थे, जिस वजह से पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि दोनों क्राइम्स एक ही क्रिमिनल ने किए हैं। अब पुलिस वालों के पास कोई सबूत था तो वो थे सिर्फ जूतों के निशान, जिसको लेके पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इसी दौरान यू ने अपना तीसरा विक्टिम तलाश किया सैमसियोंग डोंग में। इस इलाके में भी यू अचानक एक घर में घुस गया और एक 69 ईयर्स ओल्ड सिंगल मदर को चाकुओं से लगातार स्टैब करने लगा, जिनका नाम था यू जून ही। चाकुओं से लगातार स्टैब करने के बाद यू ने उनकी लाश को बाथरूम की तरफ घसीटा और बाथरूम में ले जाके यू ने उस औरत को बहुत बुरी तरह मारा। इसके बाद यू अपने सबूत मिटा के उस घर से बाहर निकल गया। जब अगले दिन मिस ही का बेटा अपनी माँ के घर पे जाता है तो वो अपनी माँ को बाथरूम में काफ़ी बुरी कंडीशन में पाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मिस ही अभी तक जिंदा थी। मिस ही को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो मिस ही को बचा नहीं पाते। जब पुलिस वाले इस तीसरे क्राइम सीन में आते हैं तो यहाँ पर भी उनको सेम ही चीज़ देखने को मिलती है, और इस क्राइम सीन में भी सेम फुटप्रिंट्स के निशान थे। अभी तक 3 मर्डर्स हो चुके थे और पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, लेकिन पुलिस वाले इस क्रिमिनल को ढूंढने में नाकामयाब रहे थे अभी तक। लेकिन यू इतने से बाज कहाँ आने वाला था। उसने अपना चौथा विक्टिम तलाश किया नवंबर 18, 2003 जब यू ने दोबारा से एक अमीर घर के इंसान पर हमला किया। उस घर में यू को सबसे पहले उस घर की मेड मिली और यू ने उस मेड को चाकू के नोक पर ले लिया। उसके बाद उस मेड को मजबूरी में उसके मालिक का कमरा दिखाना पड़ा। वहाँ पर यू ने 73 ईयर्स ओल्ड किम योंग सुक का मर्डर किया। लेकिन उस घर में एक न्यू बॉर्न बेबी भी मौजूद, जिसको वो मेड लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन यू मेड से वो बच्चा छीन लेता है और उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर दूसरे रूम में रख देता है। इसके बाद यू अपने सबूत मिटाता है और उस घर से निकल जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यू एक रहमदिल इंसान था क्योंकि उसने उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया, तो इसके बाद जो उसने किया वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। यू को जाते हुए ये याद आया कि उसका डीएनए उस घर में छूट गया है, क्योंकि हाथापाई के दौरान यू का हाथ भी कट चुका था और उसके खून के कुछ कतरे उस घर में गिर गए थे, जो कि उसका डीएनए सबूत बन सकता था। और इस वजह से यू वापस उस घर में गया और उस घर में आग लगा दी। उस घर में एक जिंदा बच्चा भी मौजूद था। उस बच्चे के समेत यू ने उस घर में आग लगा दी और इस क्राइम को अंजाम दे के जाते हुए यू को उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे ने कैप्चर कर लिया। लेकिन उस फुटेज में यू का सिर्फ बैक साइड दिख रहा था और यहीं पर साउथ कोरिया ने अपने सबसे ज़्यादा इनफेमस सीरियल किलर की पहली झलक देखी। इसके बाद यू ने अचानक से अपने क्राइम्स रोक दिए। उसने अमीरों को मारना बंद कर दिया, जिस वजह से थोड़ी बहुत शांति तो आ गई थी,
लेकिन अभी भी एक मर्डरर जिंदा घूम रहा था। इसके बाद साल 2004 में एक बहुत सारे सलून्स एंड मसाज पार्लर के मालिक ने एक सिमिलर पैटर्न नोटिस किया। उसने ये चीज़ नोटिस की कि उसके बहुत सारे मसाज पार्लर्स में काम करने वाली लड़कियां एक एक करके गायब हो रही हैं और उन लड़कियों के बारे में पूछताछ करने वाले उनके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स भी मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आसान शिकार होते हैं। यू ने अब अमीर लोगों को मारना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि यू की एक गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन उससे ब्रेकअप होने के बाद यू काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वो लड़की एक मसाज पार्लर में काम करती थी एंड शी वॉज ए प्रोस्टिट्यूट। लेकिन जब उस लड़की को यू के पास्ट के बारे में पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, उसने बहुत सारी चोरियां की है, उसका डिवोर्स हो चुका है और उसने एक 15 साल की लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की है, तो उस लड़की ने यू के साथ ब्रेकअप कर लिया था, जिस वजह से यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट की थी उस लड़की के साथ, लेकिन वो लड़की उसके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती थी और इस वजह से उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद यू के दिमाग में लड़कियों के रिलेटेड नफ़रत पैदा हो गई। यू की एक आदत बहुत ज़्यादा अजीब थी कि जब यू को किसी एक इंसान से नफ़रत हो जाती थी तो उस प्रोफेशन में काम करने वाले बाकी लोगों से भी उसको ऑटोमेटिकली नफ़रत हो जाती थी। जैसे यू को बचपन में अमीरों के बच्चों ने बुली किया था, इस वजह से उसको अमीरों से नफ़रत हो गई और उसने कितने सारे अमीरों की जान ले ली थी। अब यू को लड़कियों से नफ़रत हो गई जो मसाज पार्लर्स में काम करती थी और इस वजह से यू ने अब उन लड़कियों को टारगेट करना स्टार्ट किया जो कि मसाज पार्लर्स में काम किया करती थी। यू ने अब एक एक करके उन लड़कियों को टारगेट करना स्टार्ट किया जो मसाज पार्लर्स में काम किया करती थी और अपनी फैमिली से दूर रहा करती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आसान शिकार होते थे उसके लिए, और उन लड़कियों के बारे में कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता था। यू ने एक नकली पुलिस आईडी बनाई थी और एक नकली यूनिफॉर्म लगा के पूरे कोरिया शहर के उन इलाकों में घूमा करता था। वो मसाज पार्लर्स में जाता, अपने आप को पुलिस वाला कहता और कई सारी लड़कियों को अपने साथ ले जाया करता था। क्योंकि यू के पास यूनिफॉर्म थी तो वो कई सारों से रिश्वत भी लिया करता था, जिस वजह से उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और उसने एक अच्छा अपार्टमेंट भी खरीद लिया था जहाँ पे वो उन मसाज पार्लर्स की लड़कियों को ले जाता और उनका मर्डर करता। यू ने बहुत सारी लड़कियों को अपना विक्टिम बनाया और बहुतों को अलग अलग जगह मार के दफनाया था, लेकिन यू ने अपनी सबसे बड़ी गलती की 2004 में। रिमेंबर कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बहुत सारे मसाज पार्लर्स के मालिक को इस सिमिलर पैटर्न पे शक हो चुका था। अब यू उसी मसाज पार्लर्स के मालिक को कॉल करता है और एक लड़की की डिमांड करता है, अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है। लेकिन जो यू ने इसमें गलती की थी वो ये थी कि उसने एक गुमशुदा लड़की के नंबर से कॉल किया था, जिस नंबर को वो पार्लर्स का मालिक पहचान लेता है और फ़ौरन ही पुलिस कंप्लेंट कर देता है। इसके बाद पुलिस वाले यू को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं और उसके पास एक ऐसी लड़की को भेजते हैं जो कि पुलिस वालों से मिली हुई थी। इसके बाद यू को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वालों को यू पर यह शक था कि यू शायद लड़कियों की स्मगलिंग करता है, लेकिन पुलिस वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यू वही सीरियल किलर है जिसको पूरे साउथ कोरिया के लोग द रेनकोट किलर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पे यू के सारे राज खुल गए और यू ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि उसने 20 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए हैं। यू ने उन लाशों को कहाँ कहाँ दफनाया है ये डायरेक्शन भी पुलिस वालों को खुद बताई। उसने खुद जाके पुलिस वालों को ये दिखाया कि उसने कौन सी लाश कहाँ कहाँ दफनाई है और इसके बाद यू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और यही थी साउथ कोरिया के द रेनकोट किलर की पूरी कहानी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और अगली बार भी आप मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।